Hello guys, my name is Kamal Chavda and welcome back on my official YouTube channel Study Logical। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आज के सेशन में या जितने भी हमारे सेशंस आ रहे हैं हम उनमें प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड डिस्कस करने जा रहे हैं SBI क्लरिकल मेंस का। तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज है गाइस आपका सेशन नंबर 2 या पार्ट नंबर 2। प्रीवियस सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस किए, सिटिंग से रिलेटेड और एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड। तो मैं होप करता हूँ आपने वो मेरा वीडियो जो है वो देखा होगा पूरा। तो आज ही के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और यही होप है कि इन्हीं का एनालिसिस लेते हुए आपको इस साल भी क्वेश्चन सेम अप्रोच में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइज ये रहा आपके सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मशीन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2 सालों से इसी पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर कुछ इनपुट में एलिमेंट्स गिवन है जिसमें कि आपको 5 नंबर्स गिवन है 44, 76, 97, 33 एंड 67 और 5 ही आपको लेटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड्स भी गिवन है। अब तो हमारा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट मतलब कि आपको अपनी आउटपुट को टारगेट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आउटपुट को देखें तो यहाँ पर आउटपुट क्या होता है, लास्ट स्टेप ही हमारा आउटपुट है और यहाँ पर लास्ट स्टेप कौन सी है, स्टेप नंबर 5 जो है हमारा लास्ट स्टेप है। और इसमें जो नंबर्स हैं स्टार्टिंग के पहले 5 अवेलेबल हैं अरेंजमेंट में और बाद में वर्ड्स को अरेंज किया गया है। और नंबर्स कैसे अरेंज्ड हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम की तरफ, जैसे कि 28, 49, 62, 81 एंड 92। बट रिकॉग्नाइज करें इनपुट के अंदर हमारे पास जो नंबर थे वो 44, 76, 97, मतलब कि स्टेप नंबर 5 आउटपुट के नंबर्स और इनपुट के नंबर्स टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर इनपुट में मेरा पहला नंबर 44 था तो आपको 40 की सीक्वेंस में जो स्टेप नंबर 5 में नंबर गिवन है वो 49 गिवन है, मतलब 44 से आपको 49 बनाना पड़ा। कैसे 49 बनाना पड़ा, जो इवन नंबर था 44 उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर दिया। ये एक तरह की मेरी एजम्पशन है, आपको आगे भी ट्रायल लेना पड़ेगा बाकी नंबर्स के साथ। जैसे कि इनपुट के अंदर हमारे पास नंबर था 76 और 70s में हमारे पास देखिए स्टेप नंबर 5 में नंबर गिवन है 81। तो देखिए जो अप्रोच हमारी 44 में अप्लाई हुई 5 का इंक्रीमेंट करने पे, वही अप्रोच हमें 76 में भी अवेलेबल है। 76 में भी 5 का इंक्रीमेंट हुआ। इसी तरह और इवन नंबर देख लेते हैं, और बस 2 ही इवन नंबर्स थे गाइस, तो उसमें 5 का इंक्रीमेंट हुआ। और रिमेनिंग नंबर्स के साथ देखते हैं, जैसे कि नंबर है 97, जैसे कि 97 है और ऑप्शन के अंदर या स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 97 किस में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, 92 मतलब इसमें 97 में 5 का डिक्रीमेंट किया गया। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो हुई नंबर से रिलेटेड कि जैसे ही आपका कोई भी नंबर अरेंजमेंट में आएगा, अगर वो नंबर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, उसमें 5 का इंक्रीमेंट लगेगा, 5 बढ़ के आएंगे। अगर कोई नंबर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो उसमें 5 का डिक्रीमेंट या 5 कम करके मिलेंगे। क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस, जैसे कि 33, अगर 33 अवेलेबल है तो 33 को किस में कन्वर्ट किया गया, ऑड नंबर है तो 5 का डिक्रीमेंट किस में कन्वर्ट किया गया, 28 में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब बात करते हैं मेन हमारी आउटपुट की। और आउटपुट के अंदर पहले तो हमने नंबर्स को अरेंज किया, अब बात आती है वर्ड्स की। तो वर्ड्स के अंदर हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है AKRW। बट देखा जाए इनपुट के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं गिवन था AKRW, बट इसी से मिलता जुलता वर्ड गिवन है WRA एंड K। तो इसी को ही WRA एंड K रेफरेंस के लिए लिया गया, मैंने इसे किस में कन्वर्ट किया, AKRW, मतलब के विद इन द वर्ड जितने भी लेटर्स थे सभी को अरेंज किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो A पहले आता है, A के बाद K, R और उसके बाद W। तो ये आपको वर्बली क्लियर होना चाहिए गाइस, अदरवाइज आप इन लेटर्स को उनकी पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट करके पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स जो अरेंज्ड हैं। फिर देखिए दूसरा वर्ड है हमारे पास आउटपुट के अंदर स्टेप नंबर 5 के अंदर BEFT। अगर BEFT है तो इनपुट में क्या था ये गिवन, TBEF। तो TBEF
ई एफ को फिर से अल्फ़ाबेटिकली BEFT। तो जितने भी आपके पास वर्ड्स गिवन हैं उन्हें विद इन द वर्ड सभी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया और आउटपुट में फिर से उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया होल वर्ड्स को। जैसे कि अगर देखा जाए हमने इस वर्ड को विद इन द वर्ड में सभी लेटर्स को अरेंजमेंट में तो लिया और इनका सबसे पहला लेटर जो है उनको भी टारगेट करते हुए उन्हें आउटपुट में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। ए के बाद कौन सा वर्ड आया? बी। फिर उसके बाद देखा जाए बी मतलब सी से शुरू होने वाला, जैसे कि QCOF। QCOF को इन्होंने अरेंज कैसे किया है? CFOQ और उसे A B फिर उसके बाद C आउटपुट में अरेंज किया गया है। मतलब के वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया गया है और हर वर्ड में विद इन द लेटर्स को भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में लिया गया है। तो ये तो थी हमारे पास आउटपुट में बैठे एलिमेंट्स, नंबर असेंडिंग ऑर्डर में और वर्ड्स को भी अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है। अब हम टारगेट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 1 हमारा जो रहेगा वो इस अरेंजमेंट को बनाने से रिलेटेड रहेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट अवेलेबल है वो है 92। क्यों 92 गाइस? क्योंकि जो नंबर्स की कैटेगरी है दैट इज 28, 49 जो आउटपुट में गिवन है, तो सबसे पहले देखा गया जो 92 है वो नंबर्स की कैटेगरी का सबसे लास्ट नंबर है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में उसे ही अरेंजमेंट में लिया गया और उसके बाद जो भी उसके प्लेस पे बैठा था, कौन बैठा था अवेलेबल? 44, तो उसे 44 से शिफ्टिंग में लिया गया है। इस तरह से जितने भी आपके नंबर्स अरेंज हो रहे हैं यहाँ से ही क्लियर हुआ कि आउटपुट में जो सबसे लास्ट पे नंबर अवेलेबल है उसे सबसे पहले अरेंजमेंट में लिया गया। उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे 81 आया है नहीं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए 81 भी आया और 81 के प्लेस पे ऑलरेडी पहले कौन था? 92, फिर उसने 92 से शिफ्टिंग की। मतलब कि हर एक नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट में तो आ रहा है, बट हर एक नंबर जो है आउटपुट के अकॉर्डिंगली राइट टू लेफ्ट स्विच हो रहा है या पिकिंग में आ रहा है, उसे उठाया जा रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट से शुरू होकर लेफ्ट से अरेंज किया जा रहा है। इसी तरह आपके पास जो वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड जो है आउटपुट में दैट इज AKRW। तो सबसे पहले आउटपुट में स्टेप नंबर 1 के अंदर AKRW को अरेंजमेंट में लिया गया है। स्टेप नंबर 1 के अंदर लास्ट में AKRW। तो AKRW हमारा पहला वर्ड था, मतलब कि एक सिंगल स्टेप के अंदर 2 एलिमेंट अरेंज हुए हैं। पहला नंबर, पहला वर्ड, फिर ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा वर्ड हो जाएगा। कौन कौन सा था गिवन? BEFT। तो ध्यान दीजिए स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें लास्ट में कौन अवेलेबल है? BEFT और AKRW से उसे फर्दर स्विच किया गया है। तो ये हमारे पास पैटर्न है गाइस। तो हमारे पास एक सिंगल स्टेप के अंदर एक नंबर अरेंजमेंट में आ रहा है और एक वर्ड अरेंजमेंट में आ रहा है। तो नंबर को कहाँ से पिक किया गया? राइट टू लेफ्ट। नंबर्स वर्ड्स को कैसे पिक किया गया? लेफ्ट टू राइट। नंबर्स को कैसे अरेंज किया जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। और वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा और एलिमेंट्स की शिफ्टिंग होती रहेगी। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा। अगर हल्का सा भी डाउट है तो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो इनपुट गिवन है जो हमें सॉल्व करनी है दैट इज IMRE 40, 69, RBHI जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम टोटली अरेंज करेंगे। तो गाइज ये रही आपके सामने इनपुट जो हमें गिवन फॉर्मेट के बिहाफ पे सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन में आपको आइडिया हो ही चुका है कि जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स थे उनमें 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 ऐड हो रहे हैं और 5 का डिक्रीमेंट लग रहा है जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिकली विद इन द वर्ड तो अरेंज हुआ, सभी लेटर्स को अरेंज किया और ओवरऑल वर्ड्स भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुए। तो सबसे पहले उनकी चेंजेस क्या क्या हैं हम एक बार वो अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि IMRE के अंदर लेटर्स को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो ये क्या बनेंगे? EIMR, क्योंकि विद इन द वर्ड सभी लेटर्स को हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाना है। उसके बाद अगर नंबर 40 है तो 40 में 5 का इंक्रीमेंट दैट इज नंबर क्या बनेगा? 45, क्योंकि इवन नंबर्स में 5 बढ़ के आ रहे थे, इसी 40 जब होगा वो 45 में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब भी ये अरेंजमेंट में आएगा। 69 ऑड नंबर है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ा हमें? 64 में, क्योंकि ऑड नंबर है और ऑड नंबर्स में 5 का डिक्रीमेंट बन रहा है। इसी तरह RBHI क्या बनेगा यहाँ पर? BHIR 86 किस में कन्वर्ट होगा?
इवन नंबर है, 5 का इंक्रीमेंट लेके चलेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, 91 में। आफ्टर दैट PMCN, PMCN अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो इसमें लेटर्स क्या रहेंगे, CMNP। ऑड नंबर आया फिर से, फिर 5 का डिक्रीमेंट होगा दैट इज 20। KDSM किस में कन्वर्ट होगा, DKMS। तो गाइज आपको ये वर्बली पता होना चाहिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू के हिसाब से कौन कहाँ पर आएगा, अदरवाइज इन्हें आप पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो 57 ऑड नंबर है, 5 का डिक्रीमेंट होगा दैट इज 52, और VATW क्या बनेगा, ATVW। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे जो कन्वर्जन्स के बाद अरेंज होंगे वो हमने कन्वर्जन्स कर ली हैं। अब हमारा सबसे पहला टारगेट होगा आउटपुट को जनरेट करना। तो आउटपुट ध्यान से देखिएगा गाइस, सबसे पहले आपको आउटपुट मेंशन करनी होगी, क्योंकि जब तक आपको आउटपुट का ही नहीं क्लियर होगा तब तक आप स्टेप्स में कौन कौन से एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे उसका आइडिया नहीं लगा सकते। इन शॉर्ट, इनपुट आउटपुट के केस में जितने भी आपके स्टेप्स बनते हैं वो आपके आउटपुट को देखते हुए बनते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आउटपुट में जो गिवन फॉर्मेट था उसमें वर्ड्स को या नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिया गया। तो यहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लेने वाले हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन जो सबसे पहले आके बैठेगा दैट इज 20। 20 के बाद का नंबर कौन है हमारे पास, 45। 45 के बाद कौन सा नंबर अरेंज होगा गाइस, 52। तो 52 के बाद कौन आएगा यहाँ पर, 64, और 64 के बाद कौन आएगा, 91। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स थे जिन्हें कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हमने। अब बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड में पहला लेटर को टारगेट कीजिए, क्योंकि वो विद इन द वर्ड तो अरेंज हो ही चुके हैं, तो उन्हें भी अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो E, B, C, D एंड A। तो पहले 5 लेटर हैं A, B, C, D एंड E। तो सबसे पहले कौन आएगा, ATVW। आफ्टर दैट किसकी टर्न होगी, BHIR, और हमारा थर्ड वर्ड कौन सा होगा, CMNP। फोर्थ वर्ड इज DKMS, एंड हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होगा, EIMR। तो हमने सभी को अरेंजमेंट में लाते हुए हमने अपनी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आउटपुट को अरेंज कर दिया है। अब हमारी टर्न है इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए आपने फॉर्मेट में देखा ही होगा, एक सिंगल स्टेप के अंदर एक नंबर और एक वर्ड दोनों ही साइमल्टेनियसली अरेंजमेंट में आ रहे थे। नंबर कौन सा था, जो सबसे लास्ट में अवेलेबल था, और वर्ड कौन सा था, जो सबसे पहले अरेंजमेंट में अवेलेबल था। तो अरेंजमेंट में देखा जाए सबसे लास्ट में नंबर कौन सा है, 91। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले अरेंज होगा 91, और उसके बाद कौन अरेंज होगा, ATVW राइट हैंड साइड से। तो शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें कि पहला एलिमेंट है 91, और लास्ट से कौन सा एलिमेंट आएगा, ATVW। तो गाइज यहाँ पर जो है एलिमेंट्स जो है वो शिफ्टिंग में आ रहे थे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहे थे और राइट टू लेफ्ट भी। देखिए अब हमने 91 अरेंज किया, गलती बहुत होती है, स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। 91 किससे अरेंज हुआ होगा, 86 से। तो मतलब कि 86 जो है वो कन्वर्ट होके 91 में चेंज होने वाला है और अरेंज भी होगा, मतलब कि हमें 86 के प्लेस पे जो भी नंबर है दैट इज 91। इन शॉर्ट 86 यहाँ पर इसी सेम पोजीशन पे अवेलेबल नहीं होने वाला, और इसी तरह हमें VATW भी अरेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगी 91 से लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट्स की, और यहाँ से राइट टू लेफ्ट की। तो इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज 86 और ATVW के अलावा आप उन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ शिफ्टिंग। जैसे कि हमारे पास पहले कौन आ रहा है, IMRE, आफ्टर दैट 40, 69, RBHI, उसके बाद PMCN 25, KDSM एंड 57। तो ये रहा आपके सामने इस फॉर्मेट से रिलेटेड स्टेप नंबर 1, जिसमें कि हमने पहले 91 को अरेंज किया और ATVW को अरेंज किया साइमल्टेनियसली। अब दूसरे स्टेप के अंदर तो गाइज सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा दूसरा नंबर अरेंज होगा, कौन सा, यहाँ पर 64 अरेंज होगा दूसरे स्टेप में, और BHIR अरेंज होगा। तो सबसे पहले 64 अरेंज हुआ और लास्ट में कौन जाएगा, BHIR।
तो अगर ये अरेंज होंगे गाइस तो BHIR इससे अरेंजमेंट में आएगा शिफ्टिंग में, तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। वो कैंसिल जो होगा वो सेकंड स्टेप के लिए कैंसिल होगा। ये स्टेप्स बनाने का वे है गाइस एग्जाम में, ताकि कोई भी एलिमेंट जो आप अरेंज करने वाले हो वो रेपिटेशन में ना आए। और यहाँ पर 69 से 64 बनेगा सेकंड स्टेप के लिए। बाकी के एलिमेंट्स आपको सेम एज इट इज़ अरेंज करने हैं। जैसे कि लेफ्ट से शुरू करते हैं 91 IMRE 40, उसके बाद PMCN 25, KDSM 57 एंड ATVW। तो ये हमारे पास एलिमेंट अरेंज हुए हैं स्टेप नंबर 2 के। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 तक के एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं। और स्टेप नंबर 3 में अब किसकी टर्न है? 52 लेफ्ट से अरेंज होगा और CMNP वो राइट हैंड साइड से अरेंज होगा। तो सबसे पहले कौन अरेंज होगा? 52। और राइट से कौन आएगा? CMNP। इसकी शिफ्टिंग राइट से होगी और इसकी शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट से होगी। तो शुरू करते हैं 64 91 IMRE, आफ्टर दैट 40। अब देखा जाए PMCN से रिलेटेड हमने कन्वर्जन्स उन्हें अरेंज करते हुए CMNP में कन्वर्ट किया, तो ये एलिमेंट जो है यहाँ अरेंज हो चुका है। और 25, उसके बाद KDSM 57 नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि 57 ऑड नंबर है और 5 का डिक्रीमेंट करके हमने उसे यहाँ मेंशन भी कर दिया है। तो इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर? ATVW एंड BHIR। तो ये रहा गाइस आपके सामने स्टेप नंबर 3 इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो मतलब कि हमने अभी थर्ड स्टेप में 52 और CMNP को अरेंज किया। फोर्थ स्टेप में अब टर्न है 45 एंड DKMS। अब रहा आपके सामने स्टेप नंबर 4। पहले कौन आएगा? 45 और लास्ट में कौन अवेलेबल होगा? DKMS। तो अरेंजमेंट में लाते हैं गाइस सभी को। सबसे पहले 52 से शिफ्टिंग होगी, 52 64 91। आफ्टर दैट IMRE 40 अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40 ही कन्वर्ट होके 45 में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए वो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। उसके बाद 25 KDSM को हमने कन्वर्ट करके DKMS बनाया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, तो ये भी ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। इसे कैंसिल करते हुए अब किसकी टर्न है? ATVW BHIR एंड CMNP। अब देखिए हमारे 4 स्टेप्स कवर हो चुके हैं और 4 स्टेप्स के अंदर हमने अपने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि हर एलिमेंट जो है या हर एक स्टेप के अंदर 2 एलिमेंट अरेंज हो रहे थे। फाइनल केस पे आते हैं गाइस। अब लास्ट स्टेप शुरू होने वाला है आपका, क्योंकि जिसमें आपको पता है कि 2 ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और उन्हीं की ही अरेंजमेंट है। तो एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाते हुए आपने देखिए आउटपुट तो अरेंज की हुई है और यही आपका आउटपुट जो है वह यही आपकी लास्ट स्टेप भी है। तो अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, बट फिर भी सेफ साइड के लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा लास्ट एलिमेंट नंबर के केस में कौन सा रहा? 20 और वर्ड के केस में कौन सा रहा? IEIM एंड R। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को अल्फ़ाबेटिकली या जो भी अरेंजमेंट में हैं उसे अरेंज कर सकते हैं। 45 52 64 91 ATVW BHIR CMNP एंड DKMS। तो ये रहा गाइज आपके सामने अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। जो आपका टाइम कंज्यूम होगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट में गिवन सबसे पहले आउटपुट समझने में और किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है वो समझने में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, करके जाइएगा। इनपुट आउटपुट जैसे ही आपकी जो है कंफर्मेशन रहेगी 5 के 5 क्वेश्चंस की। बट जितने भी ये 5 क्वेश्चन का सेट है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा आपके इस फॉर्मेट के ऊपर। तो इसे आपको ध्यान से अरेंज करना होगा, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि स्टेप्स बनाने में काफ़ी कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ये है कि जो वो एलिमेंट अरेंज करने जा रहे होते हैं या तो वो रिकाउंट कर देते हैं या तो कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ चलेंगे, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एक क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि हमें 5 का सेट गिवन था। तो इसी सेट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है गाइस, कि हाउ मैनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी गाइस, आपके सामने कितने स्टेप्स बने हैं? 5, जो कि हमारा ए ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2,
विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, मतलब आपको किसी स्टेप की अरेंजमेंट या आउटपुट गिवन है, आपको बताना होगा वो कौन से स्टेप का पार्ट है, जिसमें कि पहला एलिमेंट है 45 52। तो 45 से देखिए कौन सा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, स्टेप नंबर 4। या तो आंसर आपका स्टेप नंबर 4 रहेगा या तो आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 45 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही स्टेप है। तो 45 एलिमेंट मैच करते रहिए, 52 64 91 IMRE 25 ATVW BHIR CMNP DKM और S। प्रॉपर अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट किसकी है, स्टेप नंबर 4 की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टेप नंबर 5, मतलब फिफ्थ मतलब आउटपुट की ही बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी 8th पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 8th प्लेस पे देखते हैं तो 2 4 6 एंड 8th राइट पे कौन अवेलेबल हो रहा है गाइस, 52। अगर आपने देखा होगा कि 8th राइट से काउंट करने पे 52 है, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमने एक शॉर्टकट डिस्कस किया हुआ है। अगर जिसने मेरी अल्फ़ाबेट की क्लास नहीं अटेंड की हुई तो YouTube पे मैंने वो अपलोड की हुई है। सबसे पहली वीडियो जो है वो मेरी अल्फ़ाबेट में इसी रूल से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने रूल सीखा था T = L + R - 1। ये रूल किस लिए था गाइस, कि कोई भी एलिमेंट जिसकी पोजीशन अगर आपको लेफ्ट से गिवन हो उसे राइट से निकालना हो, या राइट से गिवन हो उसे लेफ्ट से निकालना हो। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या सीखा था कि हमें जो सम है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। अगर टोटल 15 है तो सम 16 बनेगा, 10 है तो 11 बनेगा, 20 है तो 21 बनेगा। बट यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो सम कितना बनेगा, 11। तो सम 11 बनाना है गाइस। अगर हमें 8th फ्रॉम द राइट हैंड फाइंड आउट करना भी था तो सम 11 बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3। तो जो एलिमेंट 8th राइट पे है वो आपको 3rd लेफ्ट पे मिलेगा। तो 3rd लेफ्ट काउंट कीजिए या 8th राइट काउंट कीजिए, वन इन द सेम थिंग। बट आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना है। अगर आपका टाइम सेव करना भी है आपके एग्जाम के अंदर आपको, तो आपको ऐसे रूल्स जो है वो क्लियरली पता होने चाहिए, इनका यूज़ क्या क्या और कहाँ कहाँ होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन में, या सॉरी इसी सेट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्टेप नंबर 3। आपको स्टेप नंबर 3 की बतानी होगी अरेंजमेंट कौन सी है। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए पहला एलिमेंट है 52, तो 52 से स्टार्ट होने वाला सी ऑप्शन नहीं है तो आप उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। 52 64 ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। 91 IMRE 40 25 KDSM ATVW BHIR और CMNP, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन इसी सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें निकालना है 4th लेफ्ट। किसका 4th लेफ्ट, जो 8th लेफ्ट पे है। तो गाइज 8th लेफ्ट पे जो एलिमेंट होगा उसका फर्दर 4th लेफ्ट निकालेंगे। तो 8th लेफ्ट से 4th लेफ्ट, मतलब पहले लेफ्ट से जाके वापस लेफ्ट में स्विच कर गए आप, मतलब आपके स्टेप्स जो हैं वो कम होंगे। मतलब आपको इन शॉर्ट क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज 4th लेफ्ट। और उस अरेंजमेंट के अंदर कौन से स्टेप की बात की है, 4th स्टेप के अंदर 4th लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 91। तो 91 जो है आपका ए ऑप्शन के अंदर है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपका जो टाइम कंज्यूम होगा ये फॉर्मेट बनाने में होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक सिंगल स्टेप में जो आपकी मिस्टेक होगी गाइज वो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस गलत कर सकती है। तो ये रहा आपके सामने इनपुट आउटपुट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं हम इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जिसमें कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन गिवन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, या क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या डाटा गिवन है कि 6 persons आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। सिंपल कंडीशन, 6 पर्सन है, एक लीनियर अरेंजमेंट में है अरेंज्ड, और उनमें से कुछ नॉर्थ हैं और कुछ पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस, हर के डिफरेंट एजेस भी अवेलेबल हैं। पर्सन हुज एज इज इवन नंबर्ड डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज इवन नंबर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला। देखिए क्या गिवन है कि जो भी पर्सन की एज एक इवन नंबर्ड है, इवन नंबर्ड सम संख्या वाली 2 4 6 8 इस तरह से, जो भी पर्सन एक इवन नंबर्ड एज वाला है वो उसके इमीडिएट राइट पे इवन वाला अरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस में लेके चलिएगा।
अब हमारे पास डाटा जो गिवन है पहली इंफॉर्मेशन के अंदर कि 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी। के और जी के बीच में कितने पर्सन अवेलेबल हैं? 2। 6 पर्सन हैं, हमें नहीं पता के और जी कहाँ आएंगे। तो आपको मैंने काफ़ी बार रिपीट की है ये बात कि जब भी आपको लगे कि पर्सन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी, उन्हें किस तरह से अरेंजमेंट में लाना है, नंबर ऑफ केसेस कम करने हैं, तो आपको साइमल्टेनियसली इसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। तो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन 2 persons are sit between K and G and one of them sits at a एक्सट्रीम एंड, और दोनों में से कोई ना कोई एक्सट्रीम एंड पे पक्का अवेलेबल होगा। तो पहले केस के अंदर हम ये 6 पर्सन अरेंज कर देते हैं जिनमें से कुछ नॉर्थ भी हैं और कुछ साउथ भी हैं। तो के और जी के बीच में 2 पर्सन हैं और दोनों में से कोई ना कोई एक्सट्रीम एंड पे है। तो पहला केस हम यहाँ ले लेते हैं, के या जी दोनों में से कोई भी आ सकता था एक्सट्रीम एंड पे। 2 के गैप में यहाँ पर फर्दर कौन आएगा? जी या के, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसी तरह से हम उसे इस एक्सट्रीम एंड से भी बिठा सकते थे। फिर से 6 पर्सन्स की बात हो रही है, तो के और जी 2 के गैप में जी या के दोनों में से कोई भी अरेंज हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसी से रिलेटेड, 3 persons are sitting between the persons whose age is 16 and 24। कि 3 पर्सन बैठे हैं किन 2 के बीच में? जिसकी एज 16 है और जिसकी एज जो है वो 44 है। मतलब कि 44 वाला यहाँ और 16 वाला वहाँ भी जा सकता था। आगे देखिए अरेंजमेंट में क्या डाटा गिवन है? पर्सन हुज एज इज 17 सिट्स सेकेंड द लेफ्ट ऑफ जी। जिस पर्सन की एज 17 है वो किसके सेकंड लेफ्ट पे है? जी के सेकंड लेफ्ट पे अवेलेबल है। तो जी का सेकंड लेफ्ट कौन है? 17। अब यहाँ पर हमें पहली बात जी का कंफर्म नहीं है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ। दूसरा ये नहीं पता कि वो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। दोनों ही अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनेगी, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखा। अगली इंफॉर्मेशन हमारी जो गिवन है, there are as many persons sit between G and the person whose age is 17 as between the persons whose age is 17 and 30। अब इसमें डाटा गिवन है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन G और जिसकी एज 17 है, हमें नहीं पता G और 17 के बीच में कितने पर्सन है। बट यहाँ से अगर एक क्लू देखें तो G और 17 के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा था, क्योंकि 17 ईयर की एज वाला पर्सन जो है वो G के सेकेंड लेफ्ट पे अवेलेबल है। तो 17 अगर जी के सेकंड लेफ्ट में, मतलब उन दोनों के बीच में एक का गैप हुआ। मतलब अगर जी और 17 ईयर्स के एज वाले पर्सन में एक पर्सन है, तो एक ही पर्सन किसके बीच में होगा? जिसकी एज 17 और 30 है। तो मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। जितने पर्सन जी और 17 में होंगे उतने ही पर्सन 17 और 30 में भी होंगे। बट आगे ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि जी की जो एज है वो 30 नहीं है। एक स्पेशल पॉइंट गिवन है कि जी की एज जो है वो 30 नहीं है। तो देखिएगा इस ध्यान से, अगर जी और 17 में अगर उतने ही पर्सन है जितने 17 और 30 में हैं, तो यहाँ से एक क्लू क्लियर हुआ, जो 17 ईयर्स की एज वाला पर्सन है वो जी और 30 के एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो फिर भी हम इस पॉइंट को अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट था गाइस। इसी से रिलेटेड हमारा अगला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 17। कि जे जो है उस पर्सन के इमीडिएट राइट पे है जिसकी एज 17 है। तो 17 ईयर्स की एज वाले पर्सन के इमीडिएट राइट पे कौन आ रहा है गाइस? जे अवेलेबल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। एंड एच और एफ के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है और आगे भी कुछ गिवन है। एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, और दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर एच और एफ में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा और उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो एक पर्सन के गैप के बाद अगर एच और एफ को अरेंज करना भी है तो इन 2 सीट्स के अलावा हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है दोनों को अरेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पर इन्हें नॉर्मली अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर यही केस, अगर एच और एफ के बीच में एक पर्सन या एक सीट का गैप है तो यही ऑल्टरनेट रहेगा, क्योंकि एच और एफ में से कोई भी पर्सन एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास क्या गिवन है? जे इज ओल्डर देन एल। जे जो है वो एल से ओल्डर है। अब देखिए गाइस, अगर हम अभी तक का बात करें तो हमारे पास एजिस का पैरामीटर कौन कौन सा आया? 16, 44, 17, 30। मतलब कि हमें 4 एजिस के पैरामीटर अवेलेबल हैं। तो अभी तक के लिए लीस्ट एज वाला पर्सन कौन है? जिसकी एज 16 है।
तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं कौन कौन से एजेस के पैरामीटर हैं। तो जी हुज एज इज इवन नंबर्ड इज ओल्डर देन एफ। जी जिसकी एज जो है वो एक क्या है, इवन नंबर्ड है, और जो जी है वो किससे उसकी एज ज़्यादा है, एफ से ज़्यादा है। और एफ के बारे में फर्दर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है पर्सन हुज एज इज 22 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 21। जिसकी एज 22 है वो 21 ईयर्स की एज वाले पर्सन के कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट पे। तो मतलब कि हमारे पास जो एज का पैरामीटर है, 4 एजेस ये अवेलेबल हैं और 22 21 2 एजेस ये अवेलेबल हैं। टोटल एजेस कितनी हो गई, 6 ही पर्सन गिवन है, और लीस्ट एज वाला पर्सन कौन है, 16। तो अगर लीस्ट एज वाला पर्सन 16 है तो ध्यान दीजिए जे जो है वो एल से एल्डर है, जी भी जो है वो एफ से एल्डर है। मतलब कि अगर जे और जी, जे एल से और जी एफ से एल्डर हैं, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जे और जी की जो एज है वो क्या नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती। तो ये हिडन कंक्लूजन है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी, जे और जी, यहाँ एफ नहीं है, जी आएगा। जे और जी में की जो एज है वो 16 ईयर्स नहीं है। तो ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, और इन्हीं को कोरिलेट करते हुए हम इस अरेंजमेंट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरह से लिंक बनेंगे। तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए गाइस, आपको स्टेटमेंट्स का लिंक कैसे बनाना है। हमारे पास 2 सीट्स अवेलेबल हैं दोनों ही कंडीशंस में, और 2 पर्सन्स रहते हैं, कौन कौन से, जे एंड एल, जो कि हमें जे और एल की इससे अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो मतलब कि जे और एल यहाँ भी अरेंज हो सकते हैं और यहाँ भी अरेंज हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी पर्सन। अब टारगेट करते हैं हमारी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास डाटा गिवन है, जी का सेकंड लेफ्ट कौन है, 17, और 17 का इमीडिएट राइट फर्दर कौन है, जे। मतलब कि जी का सेकंड लेफ्ट अगर 17 है तो जी और 17 में एक का गैप होना चाहिए। तो पहले केस में अगर मैं जी को यहाँ एज्यूम करता हूँ, तो जी का सेकंड लेफ्ट अगर जी नॉर्थ होता तो सेकंड लेफ्ट या तो जे यहाँ अवेलेबल होता इटसेल्फ, अगर ये साउथ होता तो भी जे इटसेल्फ यहाँ अरेंज होता। बट अगर हमें 17 का इमीडिएट राइट पे जे चाहिए, तो हमें या तो जी अगर यहाँ पर होता नॉर्थ में, 17 यहाँ होता तो 17 के एडजेसेंट में होना चाहिए था कौन, जे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ना तो इस केस में ना ही इस केस में। मतलब कि हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पर्सन होगा, के, और यहाँ पर कौन सा पर्सन होगा, जी। और जी अगर यहाँ पर है तो जी का सेकेंड लेफ्ट कौन है, 17, तो हमें जी को नॉर्थ फेस करवाना होगा, तो ही उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन सा पर्सन आएगा जिसकी एज 17 है। और 17 अगर जी और 17 में एक का गैप है तो 17 और 30 में भी कितने का हुआ, एक का गैप। तो 17 अगर यहाँ पर है तो एक का गैप यहाँ पर कौन आएगा, 30, क्योंकि जी की एज जो है वो 30 नहीं है। हमें ये डाटा भी अवेलेबल था। अब यही अप्रोच यहाँ पर लगाते हैं। हमें गिवन है कि जी का सेकंड लेफ्ट कौन है जिसकी एज 17 है, तो ऑब्वियस सी बात है जी जो है यहाँ अरेंज नहीं होगा, क्योंकि जी अगर यहाँ लेते हैं तो नॉर्थ फेसिंग में सेकंड लेफ्ट 17 यहाँ पर आएगा, जो कि इटसेल्फ जे होगा या एल होगा। बट 17 अगर यहाँ पर है तो उसके एडजेसेंट में जे होना चाहिए, क्योंकि 17 का इमीडिएट राइट या एडजेसेंट पर्सन कौन है, जे। यही सिचुएशन यहाँ पर भी रहेगी इस कंडीशन पे। जी अगर यहाँ होगा तो सेकंड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, ऐसा पर्सन जिसकी एज 17 है, तो 17 के एडजेसेंट में आपको जे यहाँ दिखना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा पर्सन रहा, के, और यहाँ पर्सन कौन सा रहा, सॉरी यहाँ जे और एल कोई भी आ सकते थे, यहाँ पर कौन सा पर्सन रहा, जी। अब जी का अगर सेकंड लेफ्ट कौन है जिसकी एज 17 है, तो दिस वन, तो जी साउथ फेस करवाना होगा इस कंडीशन में, तो उसका सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, 17। और 17 और 30 के बीच में भी कितने पर्सन होंगे, सिर्फ एक, क्योंकि जितने पर्सन जी और 17 में हैं उतने ही पर्सन 17 और जिसकी एज 30 ईयर्स है उनके बीच में भी होंगे। तो 17 एक का गैप यहाँ 30 नहीं आ सकता, क्योंकि जी की एज जो है वो 30 नहीं है। तो हमने कौन कौन से क्लू यूज़ किए गए सभी, दिस वन एंड दिस वन, और ये भी यूज़ हो चुका है हमारा। तो सॉरी गाइस, ये अभी पेंडिंग है। हाँ, इसे भी यूज़ कर सकते हैं हम कि हमें 17 का इमीडिएट राइट कौन चाहिए, जे। तो 17 का इमीडिएट राइट जे चाहिए, तो मतलब कि हमें जो है अगर 17 यहाँ है, साउथ लेंगे तो इमीडिएट राइट के बनेगा, तो हमें इसे नॉर्थ फेस करवाना होगा, तो ही इमीडिएट राइट पे कौन आएगा, जे, और यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा, एल।
यही पॉइंट हम यहाँ भी डिस्कस करते हैं। 17 अगर यहाँ पर है तो अगर उसे नॉर्थ लेंगे तो इमीडिएट राइट के बनेगा, तो इसे साउथ एज्यूम करना होगा, तो ही इमीडिएट यहाँ पर कौन होगा, जे, और पेंडिंग प्लेस पे यहाँ पर कौन आएगा गाइस, एल। तो ये दो सिंपल से पॉइंट थे, ये हमने सारे का सारा डाटा अभी डिस्कस किया। अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जी की जो एज है वो एक इवन नंबर्ड है। अब जी की एज अगर इवन नंबर्ड है तो जी की एज से रिलेटेड हमारे पास देखिए इवन नंबर्ड वाले कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 16, 22, 30 एंड 44। मतलब कि इवन नंबर्ड में आ रहे हैं 16, 22, 30 एंड 44। अब ध्यान से देखिए जी की एज जो है वो 30 तो है ही नहीं, तो यहाँ से हम जी की एज के लिए ये पॉसिबिलिटी वैनिश करते हैं। जी की एज जो है वो 16 भी नहीं है, क्योंकि जी जो है वो ओल्डर है किससे, एफ से। अगर ओल्डर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एज तो 16 होगी नहीं, क्योंकि लीस्ट एज वाला पर्सन ही हमारे पास कौन है, 16। तो यहाँ से दो सिचुएशन निकली कि जी की एज या तो 22 है या तो 44 है। अब ध्यान दीजिए इस बात का, अगर मैं कहता हूँ कि जी की जो एज है वो 44 हुई, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये दो पॉसिबिलिटीज वैनिश, हम दोनों में से कोई भी एक लेते हैं। अगर जी की एज 44 होती तो 44 और 3 के गैप में हमें 16 ईयर्स की एज वाला पर्सन चाहिए। तो अगर यहाँ 44 लेते भी हैं तो 3 के गैप में हमें क्या चाहिए था, 16, जो कि 30 अवेलेबल है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जी की एज क्या होगी, वो 22 होगी। अब यही सिचुएशन यहाँ पर भी देखिए कि जी की एज अगर 44 हो तो 44 और 3 के गैप में 16 ईयर्स वाला पर्सन होना चाहिए। तो अगर ये 44 होता जी तो 3 के गैप में फिर से हमें 30 मिला। तो यहाँ से कंक्लूजन फिर से क्लियर हो रहा है कि जी की एज जो है वो 22 है, और 3 के और 22 से रिलेटेड हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी, दिस वन, कि 22 वाला जो पर्सन है वो 21 ईयर के पर्सन के थर्ड टू द लेफ्ट है। अगर थर्ड टू द लेफ्ट है तो मतलब हम कह सकते हैं कि 22 और 21 के बीच में 2 सीट्स का गैप है। तो 22 और 2 के गैप में यहाँ पर 21 आया, 22 2 के गैप में यहाँ पर 21, और 21 के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, जिसकी एज 22 है। अगर 22 21 के थर्ड लेफ्ट पे चाहिए तो हमें इसे साउथ एज्यूम करना होगा, तभी थर्ड लेफ्ट बनेगा। यहाँ पर 22 अगर 21 के थर्ड लेफ्ट पे चाहिए तो इसे हमें नॉर्थ एज्यूम करना होगा, तो ही थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, 22 वाला पर्सन। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास देखिए दो ही पैरामीटर्स रहे एज से रिलेटेड। कौन कौन सी एज पेंडिंग रही, 16, एंड दूसरी एज कौन सी है, 44। अब दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, ये पैरामीटर से, कि जे की जो एज है वो एल से ज़्यादा है। दो ही पर्सन्स अवेलेबल हैं जिनकी एज डिसाइड करने वाले हैं जे और एल। अगर जे की एज एल से ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है एल जो है वो 16 होगा और जे क्या होगा, 44। इसमें भी जे 44 और एल क्या होगा, 16, क्योंकि दो ही एज के पैरामीटर्स अवेलेबल थे। और देखिए ध्यान से, 16 और 44 के बीच में 3 का गैप है, 16 और 44 के बीच में 3 का गैप है, ये पॉइंट भी हमारा एडजस्ट हुआ। तो और कौन सा पॉइंट रहा गाइस, दिस वन, कि एफ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर एफ नॉर्थ होगा गाइस, तो अगर हम एफ की यहाँ एक्सेप्शन लेके चले तो यहाँ जो है वो एफ अगर लेंगे तो वो साउथ होगा, इसलिए हमें यहाँ एच अरेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर कौन सा पर्सन रहेगा, एफ। ऐसी सिचुएशन में अगर हम एफ को यहाँ लेते तो नॉर्थ रह सकता है, क्या पता है ये पर्सन भी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हो। अब सुनिए ध्यान से, हमें हमारे पास डाटा और क्या गिवन था, जे और एल वाली कंडीशन हो चुकी है, जे एल से टॉलर है और जी की एज इवन है, ये भी हो चुका है हमारे पास, ये भी कंडीशन यूज हो चुकी है। अब रहा दिस वन मेन पॉइंट, कि इवन पर्सन की एज वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में इवन नहीं होना चाहिए। मतलब इवन का राइट इवन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस सिचुएशन में जे को नॉर्थ एज्यूम करता हूँ तो उसका इमीडिएट राइट फिर से एक इवन ईयर्स वाली एज वाला पर्सन होगा, तो हमें जे क्या करना होगा, साउथ। अब ये सिचुएशन यहाँ पर भी है, 16 और 30 एडजेसेंट है, तो उनमें से मुझे एक पर्सन नॉर्थ एज्यूम करना होगा और दूसरा पर्सन साउथ एज्यूम करना होगा। अगर मैं इसे साउथ एज्यूम करूँ और इस पर्सन को मैं नॉर्थ एज्यूम करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, इस पर्सन को अगर मैं साउथ एज्यूम करूँ और इसको नॉर्थ एज्यूम करूँ, तो देखिए इवन ईयर्स की एज वाले पर्सन के राइट में इवन नहीं आ रहा। अगर मैं इसे नॉर्थ और इसे साउथ एज्यूम करता तो देखिए इवन के राइट में फिर से इवन मिल रहे, तो आपको एल यहाँ पर साउथ और इस पर्सन को नॉर्थ एज्यूम करवाना होगा।
सिमिलरली हमारे पास अगला पॉइंट एक और क्या गिवन था, इसी में भी एडजस्ट करते हैं कि इवन का राइट जो है वो इवन नहीं होना चाहिए। अगर इवन का राइट इवन नहीं है तो ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, इस कंडीशन में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जे को नॉर्थ फेस करवाना होगा तो ही इवन इवन एडजेसेंट नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पर 16 और 30 हैं तो इनकी भी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो इसलिए आपको एल नॉर्थ ताकि राइट और एफ साउथ इसके राइट, राइट राइट इवन इवन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं गाइस। अब इसमें से जो भी सिचुएशन है देखिए डिस्कार्ड करने वाली कौन सी रही, जे का इमीडिएट राइट हम एक बार वैनिश कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो पहला इवन का इमीडिएट राइट इवन, वन बाय वन देखते हैं। इवन का इमीडिएट राइट इवन नहीं होना चाहिए, इस सिचुएशन में सेटिस्फाई कर रहा है और इस सिचुएशन में भी सेटिस्फाई कर रहा है। इवन का इमीडिएट राइट इवन, इवन का इमीडिएट राइट इवन। 16 और 44 के बीच में 3 सीट्स का गैप दोनों में ही अवेलेबल था। जी का सेकंड लेफ्ट कौन है, 17, जी का सेकंड लेफ्ट 17 है, यहाँ जी का सेकंड लेफ्ट 17 ये भी अवेलेबल है। जी की एज 30 नहीं है, 30 नहीं है। जितने जी और 17 के बीच में है उतने ही 17 और 30 के बीच में भी हैं। यहाँ भी सेटिस्फाई हुआ और यहाँ भी सेटिस्फाई हुआ। जितने जी और 17 में है 17 और 30 में है। अगला पॉइंट 17 का इमीडिएट राइट जे, 17 नॉर्थ फेसिंग इमीडिएट राइट जे, 17 साउथ फेसिंग इमीडिएट राइट जे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि जी की जो एज है वो इवन है, दोनों में ही इवन है, और जी की जो एज है वो एफ से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर, अगर हम यहाँ पर एफ की एज लें 30 है और जी की एज क्या है 22, बट जी की तो एज एफ से ज़्यादा है तो हमारे पास ये केस जो है वो वैनिश हो चुका है। अब जी की एज अगर एफ से ज़्यादा है तो एफ की एज हमारे पास या तो 30 है या तो 17, तो एफ की एज 30 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सॉरी यहाँ पर तो 30 रहेगा ही रहेगा क्योंकि एफ जी की जो एज है वो एफ से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कौन सा पर्सन रहेगा एच, और यहाँ पर कौन सा पर्सन रहेगा एफ, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि जी की एज एफ से ज़्यादा है और एफ कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर एडजस्ट हुए, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट में आंसर आया। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़रूर है गाइस। पैरामीटर एज से रिलेटेड था, पैरामीटर आपको सैलरी से रिलेटेड भी रह सकता है, मतलब एक तरह का रैंकिंग अरेंजमेंट बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। थोड़ा टिपिकल है, टाइम टेकिंग है गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ एक पॉइंट्स में लूप होल्स रह रहे हैं, तो आप रिवाइंड करके फिर से इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस सेशन का अगला क्वेश्चन। ये रहा इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट गिवन है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं मेनली काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट है और सिर्फ इसी से रिलेटेड आपको एक ही क्वेश्चन आएगा। चांसेस हो सकते हैं ये पजल की फॉर्म में भी रह सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। लीनियर अरेंजमेंट है फिर से, और सारे के सारे पर्सन जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पर्सन्स सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की कितनी अरेंजमेंट है गाइस, 8, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है उसमें डाटा क्या गिवन आ रहा है गाइस कि सिर्फ ए के राइट में 2 ही कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अगर ए के राइट में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, दैट मीन्स ए जो है वो राइट एंड से 3rd प्लेस पे होगा, तो ही उसके राइट में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे, 2। अगला पॉइंट, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 कैंडिडेट्स, ए 2 के गैप में यहाँ पर कौन सा पर्सन आएगा, बी। बहुत ही सिंपल पॉइंट था गाइस। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 3 कैंडिडेट्स हैं, बट अभी हमें सी का कंफर्म नहीं है ना ही जी का कंफर्म है, तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखेंगे कि सी और जी के बीच में 3 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी। ई और जी जो है वो बी के नेबर्स हैं। तो देखिए जी यहाँ भी डिस्कस हुआ कि जी और ई जो हैं अगर बी के नेबर्स हैं तो हम जी से लिंक बना सकते हैं इस पॉइंट के साथ। जैसे कि हमें गिवन था कि जी और सी के बीच में 3 कैंडिडेट हैं। अगर हम बी का नेबर एक जी और ई अगर इस तरह से लेते हैं कि जी अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो जी और सी के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। तो अगर जी यहाँ होगा तो 1, 2, 3 सीट्स के गैप के बाद आपको तो क्या अवेलेबल होना चाहिए, सी, जो कि आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जी जो है वो बी के राइट में बिठाना होगा।
अगर जी यहाँ पर है तो जी और ई दोनों ही बी किसके नेबर हैं, बी के, और जी और सी के बीच में 3 सीट्स का गैप है। तो 3 का गैप यहाँ मेंटेन तो हो रहा है, बट उसके बाद कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें सी जो है वो जी के राइट में बिठाना होगा। जी 3 सीट्स के गैप में यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा, सी। नेक्स्ट पॉइंट इज डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है ई के इमीडिएट लेफ्ट, ई ऑलरेडी अरेंज्ड है, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे यहाँ पर कौन आया, डी। एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। देखिए गाइस हमारे पास 2 ही पोजीशंस अवेलेबल हैं। अब एफ जो है वो एच के सेकेंड राइट पे है। अगर हम एच को यहाँ कंसीडर करें तो फेसिंग नॉर्थ है, तो सेकेंड राइट यहाँ बनना चाहिए, जो कि हम एफ को अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एच को यहाँ अरेंज करना होगा और उसके सेकेंड राइट पे कौन होगा, एफ। तो देखा होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कहीं ना कहीं काफ़ी कैंडिडेट्स को ये टाइम टेकिंग भी लग सकता है, क्यों, बस मैटर करेगा आपके बेसिक चीज़ें कितनी क्लियर हैं। तो गाइज आज के सेशन में आपने 3 क्वेश्चंस देखे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, खास करके इनपुट आउटपुट का, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, जो कहीं ना कहीं ट्रिकी लेवल था, एज से रिलेटेड था। यहाँ पर आपको पैरामीटर सैलरी से रिलेटेड भी रह सकता है, और किसी ना किसी रैंकिंग वाइज कोई ना कोई पॉइंट और पैरामीटर में भी ऐड ऑन हो सकता है, उनके मार्क्स भी रह सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और यही पैटर्न ही आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये फुल ऑन होप है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे नीचे गिवन टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए गाइस गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड।